अगर बीरबल चतुर और बुद्धिमान थे तो बादशाह अकबर भी कम अक्लमंद और चालाक नहीं थे। कभी कभी वह बीरबल से ऐसी बातें पूछ लिया करते थे जिनका उस समय कोई मतलब नहीं होता था। एक दिन शाम को अकबर बादशाह और बीरबल टहलने के लिए साथ साथ निकले। अचानक बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ऊपर क्या है? अकबर बादशाह का ख्याल था कि बीरबल यह उत्तर देगा कि ऊपर आसमान है और क्या। लेकिन बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत ऊपर बुरा है। बादशाह को उसकी बुद्धिमत्ता का लोहा मानना ही पड़ा। दरअसल अकबर बादशाह को टहलते टहलते उस दिन की बात याद आ गई थी जब अकबर बादशाह और बीरबल भोजन कर रहे थे। भोजन में खीर थी और खीर के ऊपर बूरा था। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह मुस्कुराकर रह गए। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी पड़ती थी। बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन बीरबल की गैर मौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, जाकर देखकर आओ कि यह बात सच है या नहीं। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं, आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा, जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मैं अभी पता करके आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली 5 बच्चों की मां बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, अच्छा, जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देखकर आता हूँ। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर हैं और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार में पहुंच चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखकर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ महाराज। ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की मां बनी है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 3 नर और 2 मादा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे अपने साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से शान से कहा, बीरबल, हमारी जनता बेहद ईमानदार है और हमें कितना बहुत प्यार करती है।
बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत। आपके राज्य में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है, न ही वो आपसे ज्यादा प्यार करती है। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ बादशाह सलामत। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ, बादशाह अकबर बोले। बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं। उसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल सुबह दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध डाल दे। कड़ाहे रखवा दिए गए हैं, उनमें हर आदमी दूध डाल जाए। हर आदमी ने यही सोचा कि जहां इतना दूध इकट्ठा होगा, वहां उसके एक लोटे पानी का क्या पता चलेगा। हर आदमी कड़ाहों में पानी डाल गया। सुबह जब अकबर ने उन कड़ाही को देखा जिनमें जनता से दूध डालने को कहा गया था, तो दंग रह गए। उन कड़ाहों में तो केवल सफेद पानी था। अकबर को वस्तुस्थिति का पता चल गया। सब लोग एक जैसा सोचते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी दरबारी एक ऐसे प्रश्न पर विचार कर रहे थे जो राजकाज चलाने की दृष्टि से बेहद अहम न था। सभी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे। बादशाह दरबार में बैठे यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता, बादशाह सलामत, बीरबल बोला। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटाकर दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट चले। उसी शाम जब बीरबल और अकबर बाग में टहल रहे थे, तो बादशाह ने फिर वही राग छेड़ दिया और बीरबल से बहस करने लगे। तब बीरबल बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहां उस पेड़ के निकट एक कुआं है। वहां चलिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है। सब समझ जाएंगे हुजूर, बीरबल बोला। आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुन अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहेनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र, बर्तन दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्करा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो अकबर व बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था, लेकिन यह देख अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। हैरानी भरी निगाहों से अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था, यह पानी कहां से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला?
बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा, दूध के बजाय पानी से भर गया कुआं। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उसकी पीठ थपथ पाई। बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया था कि कभी-कभी लोग एक जैसा भी सोचते हैं। एक बार एक अमीर आदमी अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। वह न्याय की गुहार लगाते हुए अकबर से बोला, जहांपनाह, ये मेरा पड़ोसी महमूद है, इसने मेरे घर से कीमती सोने का हार चुराया है। न्याय कीजिए जहांपनाह, मुझे मेरा हार वापस दिलाइए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अमीर आदमी अपने पड़ोसी महमूद को जानबूझकर चोरी के इल्जाम में फंसाकर सजा दिलवाना चाहता था। अकबर ने अमीर आदमी की बात सुनकर महमूद से पूछा, क्यों महमूद, ये सच है क्या? नहीं बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है। महमूद गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं जहांपनाह, मैंने इसे अपनी आंखों से हार चुराते हुए देखा है। यही चोर है। अमीर आदमी चिल्लाते हुए बोला, यदि ये चोर नहीं है तो साबित करके दिखाए। आप इसे लोहे की गर्म सलाखें अपने हाथों में पकड़ने के लिए कहें। ये सच कह रहा है तो अल्लाह इसके हाथ जलने से बचा लेगे और मैं मान लूंगा कि ये चोर नहीं है। लेकिन यदि इसके हाथ जल गए तो साफ हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है और हार इसी ने चुराया है। अकबर ने महमूद की ओर देखा। अमीर आदमी की ये बात सुनकर वह डर गया था और बोला, बादशाह सलामत, मुझे आज का वक्त दे, मैं एक बार अपने घर पर देख लेता हूँ। यदि वह हार मिल गया तो इसे दे दूंगा, नहीं तो लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। अकबर ने उसे एक दिन का समय दे दिया। वह घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे स्वयं को इस मुसीबत से बचाए। अंत में उसने बीरबल के पास जाने का मन बनाया। बीरबल के घर पहुंचकर उसने उसे सारी बात बताई और इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता सुझाने की गुजारिश की। बीरबल ने उससे कुछ कहा और वह अपने घर चला आया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। अमीर आदमी भी वहां मौजूद था। अकबर ने उससे पूछा, क्यों, क्या तुम अपने घर पर हार ढूंढ पाए? नहीं हुजूर, मेरे घर वह हार नहीं है, महमूद इत्मीनान से बोला। तो क्या तुम लोहे की गर्म सलाखें पकड़ने के लिए तैयार हो? अकबर ने फिर पूछा, जी हुजूर, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैं लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी सच्चाई साबित करूंगा, उसी तरह ये अमीर आदमी भी इन गर्म सलाखों को पकड़कर साबित करे कि ये सच्चा है। ये सच्चा होगा तो अल्लाह इसके हाथ भी नहीं जलने देंगे। आप पहले इसे ये गर्म सलाखें पकड़ने के लिए कहें। ये सुनना था कि अमीर आदमी के पसीने छूटने लगे। वह बोला, जहांपनाह, ऐसा लगता है कि वह हार मैंने घर पर ही कहीं रख दिया है। मैं घर जाकर एक बार फिर से देखता हूँ। अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सैनिकों को भेजकर अमीर आदमी के घर वह हार ढूंढवाया। वह हार उसके घर पर ही मिला। अमीर आदमी का कपट देख अकबर ने सजा के तौर पर उसे वह हार महमूद को देने का आदेश दिया। अमीर आदमी पछताकर रह गया। सीख, बुरे काम का बुरा नतीजा। एक बार अकबर गहन सोच में थे। ऐसा लग रहा था परेशान हैं। तब एक दरबारी ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब अकबर ने बताया, उनके बेटे सलीम को अंगूठा चूसने की एक गंभीर गलत आदत पड़ गई है। जैसे जैसे वे बड़े होते जा रहे हैं, इस आदत की वजह से हम सभी परेशान हैं। लेकिन शहजादे जिद्दी हैं और किसी की नहीं सुनते।
तब उस दरबारी ने अकबर को एक संत के विषय में बताया। उसने कहा कि एक संत हैं, कहते हैं कि उनसे जो एक बार बात कर लेता है वो उनकी हर बात सुनता है और अपनी सारी बुराई त्याग देता है। उसकी बातें सुन अकबर को अपनी परेशानी का हल उस संत में दिखाई दिया और अकबर ने उस संत को दरबार में लाने का आदेश दे दिया। कुछ समय बाद संत को दरबार में बुलाया गया, उनका आदर सत्कार किया गया। तब संत ने लाने का कारण पूछा। अकबर ने उन्हें सलीम की अंगूठा चूसने की आदत के बारे में बताया और कुछ उपाय करने कहा। अकबर और सभी दरबारी टकटकी लगाए संत को देखने लगे कि वो क्या उपाय करता है, लेकिन संत कुछ देर सोचने के बाद बोला उसे 1 हफ्ते का समय चाहिए और ऐसा कहकर वो बिना सलीम से मिले चला गया। उस समय दरबार में महान बीरबल भी मौजूद थे। 1 हफ्ते बाद संत आया और उसने सबसे पहले सलीम को बुलाया और उससे बहुत देर बातें की और उन्हें खेल खेल में यह सिखाया कि अंगूठा चूसना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सलीम को बात समझ आ गई और उन्होंने सबके बीच कभी अंगूठा न चूसने की कसम खाई। संत ने जो बातें सलीम को समझाई वो सभी आम बातें थी। वो चाहता तो यह बात उसी दिन दरबार में कह सकता है, लेकिन उसने हफ्ते का समय लिया। यह बात अकबर और दरबारियों को हजम नहीं हुई और उन्होंने इसे दरबार की तौहीन माना और अकबर से संत को सजा देने की मांग कर डाली। अकबर भी दरबारियों की बात से सहमत थे और उन्होंने भी सजा देना तय किया, लेकिन जैसे कि वे हर फैसले के पहले बीरबल का मशवरा लेते थे, उन्होंने इस बार भी बीरबल की तरफ देखा और पूछा कि आज तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं लगता इस संत को सजा मिलनी चाहिए? तब बीरबल अपने अंदाज में खड़ा होता है, दरबार के बीच जाकर कहता है कि जहांपनाह में बिल्कुल उल्टा सोच रहा हूं, इसलिए खामोश हूं। सभा में हल्ला मचने लगता है, सभी को आश्चर्य है कि उल्टा मतलब क्या। तब बीरबल कहता है, मेरे हिसाब से ये संत महान हैं, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए और गुरु मानकर इनका आशीर्वाद लेना चाहिए और इनके साथ हुई गुस्ताखी की माफी भी मांगनी चाहिए। यह सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है और दरबार में कोहराम मच जाता है। तब अकबर गुस्से में बीरबल से कहता है, गुस्ताख बीरबल, तुम हम सभी की तौहीन कर रहे हो कि हम इस संत से माफी मांगे। तब बीरबल कहता है, जहां पनाह गुस्ताख की नाफरमानी को माफ करे, लेकिन मेरे मुताबिक यही न्याय संगत है। अकबर कहता है, बीरबल अपनी बात को साबित करो। तब बीरबल बताता है, जिस दिन संत पहली बार दरबार आए थे और आप उनसे शहजादे की बात कर रहे थे, तब इनके हाथों में चुने की एक डिबिया थी जिससे निरंतर चुना निकालकर वे खा रहे थे, लेकिन आज उनके हाथ में कोई डिबिया नहीं है, क्योंकि जब आप उनसे शहजादे की गलत आदत की बता कर रहे थे तब ही उन्हें अपनी गलत आदत का एहसास हुआ और उन्होंने 1 हफ्ते का समय खुद को सुधारने के लिए मांगा और अपने आप को सुधारकर उन्होंने आज सलीम को ज्ञान दिया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पहले खुद की कमी को देखे और उसे सुधारे, इसलिए मेरे हिसाब से ये एक महान संत हैं। सभी को बात समझ आती है और सभी संत से माफी मांग उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती हैं। पहली, किसी को ज्ञान देने अथवा सीख देने से पहले अपने अंतर्करण में अवश्य झांके कि क्या आप खुद उस ज्ञान के दायरे में जीवन जीते हैं। क्या आप में वे सभी गुण हैं जिसका ज्ञान आप दूसरों को दे रहे हैं? अगर नहीं है तो पहले खुद को सुधारे, फिर दूसरों को ज्ञान दे, और अगर आप खुद सुधर नहीं सकते तो दूसरों को ज्ञान देने का आपका कोई हक नहीं बनता। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि दरबार में बिना विचार किए सभी संत को दोषी कहने लगते हैं। हमेशा जो दिखाई देता है सत्य नहीं होता। हर करनी के पीछे कोई न कोई कारण होता है, इसलिए एकदम से नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए। हमेशा परिस्थिति का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि जो दिखाई देता है वास्तव में सत्य वो हो ये जरूरी नहीं है। अपनी राय कायम करने से पहले सच जानना जरूरी है। इसलिए बीरबल ने कहा था उसका निर्णय न्याय संगत है।
एक बार अकबर ने अपने राज्य में तरह तरह के धंधे करने वालों से अपनी सुरक्षा आप करो की नीति के तहत बारी बारी से बाजार में रात्रि गश्त लगाने तथा अपनी दुकान के अलावा औरों की दुकानों की सुरक्षा करने का आदेश दिया। अकबर के इस आदेश के पालन में मेहनतकश लुहारों को बहुत मजा आया। सुनारों ने भी रुचि से पहरेदारी की। कुम्हारों ने भी बिना नानुकर किए आदेश का पालन किया। बढ़ी तो अपनी बारी आने की प्रतीक्षा आतुरता के साथ करते रहे। जब बनियों को अकबर के आदेश के बारे में जानकारी मिली तब उनके पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई। बनिए अपनी दुकानों में गद्दे पर मसंद के सहारे दिन भर बैठे रहने के आदी थे। अनाज बेचने वाले, आढ़त चलाने वाले इन बनियों ने स्वयं कभी मेहनत का काम नहीं किया था। झगड़ा फसाद से दूर रहने की प्रवृत्ति उनमें जन्मजात थी। ऐसे में बादशाह के हुक्म की तामील कैसे हो, यह उनके सामने एक ज्वलंत प्रश्न था। बनिए के जातीय संगठन का प्रधान किसी तरह बीरबल से जाकर मिला। उसने जानकारियां हासिल कर ली थीं कि अकबर के दरबार में बीरबल ही एकमात्र ऐसा दरबारी है जो अपनी सूझबूझ से पेचीदा मसले का हल निकाल लेता है। बीरबल से मिलने पर बनियों के प्रधान ने उसकी खूब प्रशंसा की। उसकी प्रशंसा का आशय समझकर बीरबल मन ही मन खूब हंसा। लेकिन बनिए के प्रधान के व्यवहार में शरणागत जैसा भाव था। हठधर्मिता तो कतई नहीं थी। शरण चाहने वालों के प्रति बीरबल प्रायः उदार भाव अपनाता था। इसलिए उसने बनिए के प्रधान से पूछा, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? कोई ऐसी तरकीब बताइए दीवान साहब कि हमें रात को बाजार की पहरेदारी नहीं करनी पड़े। पूरे बाजार में हम 4-5 बनिए हैं जो अनाज का थोक व्यवसाय करते हैं। दिन भर गद्दी पर बैठना हमारा काम है। बाजार के सभी बनिए मोटे और थुलथुले हैं। हम सबको पैदल चलने में परेशानी होती है। यदि सचमुच रात्रि पहरे के दौरान कोई चोर आ ही गया तो हम सब बनिए मिलकर भी एक चोर पर काबू नहीं कर पाएंगे। हमें डर है कि कहीं चोर पकड़ने के चक्कर में कोई बनिया ही चोरों के कुचक्र का शिकार न हो जाए। इसलिए दीवान साहब, हम लोग आपकी शरण में आए हैं। आप चाहें तो हमें पहरेदारी से मुक्ति की युक्ति बता सकते हैं, बनियों के संगठन के प्रधान ने कहा। बीरबल को प्रधान की आशंका स्वाभाविक लगी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि बनियों से पहरेदारी का काम लेना कतई उचित नहीं है। बाजार के लिए सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। इसलिए ही तो बनिए एवं अन्य दुकानदार बाजार शुल्क अदा करते हैं। ऐसा सोचकर उसने बनियों के प्रधान से पूछा, यदि तुम लोग रात में पहरे पर जाओ ही नहीं तब क्या हो जाएगा? बनियों के सरदार ने कहा, दीवान साहब, बादशाह के हुक्म के बाद भी पहरे पर नहीं जाने में बनियों का हित नहीं है। कहीं उसी रात किसी दुकान में चोरी हो गई तो बनिए कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। दूसरी बात यह कि हमने सुना है कि बादशाह खुद भी वेश बदलकर रात को बाजार का मुआयना करने आते हैं कि रात्रि गश्त की व्यवस्था ठीक ढंग से चल रही है या नहीं। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, बीरबल ने प्रधान से कहा। फिर ऐसा करो, तुम लोग पाजामा सिर में पगड़ी की तरह बांधकर केवल चड्डी पहनकर पहरा देने निकलना। पहरा देते समय कहना, अब वक्त आ गया है, देखें कौन पटखनी लगाता है। बनिए के सरदार ने बीरबल की गंभीरता देखकर अनुमान लगा लिया कि जरूर बीरबल के बताए तरीके में ऐसा कोई राज छिपा है जिससे उन्हें पहरेदारी से मुक्ति मिल जाएगी। जब यह युक्ति बनिए के प्रधान ने अपनी जातीय सभा में रखी तब वह तरह तरह के सवालों से घिर गया, मगर अंततः जातीय सभा ने वैसा ही करने की अनुमति दे दी जैसा बीरबल ने बताया था। यह निर्णय लेते समय जातीय सभा ने कहा, यह ठीक है कि हम इस युक्ति के बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, मगर हम इस विश्वास के साथ इस पर अमल करेंगे कि बीरबल जैसा मशहूर आदमी हमें कभी गलत सलाह नहीं देगा।
आगे ईश्वर की मर्जी। उसी रात पहरेदारी के लिए बनियों की बारी आ गई। बीरबल के निर्देश के मुताबिक पाजामा सिर में बांधकर अधोवस्त्र पहने हुए बनिए अजीबोगरीब नारा उछालते हुए पहरा देने लगे। संयोग की बात थी कि उसी रात अकबर यह देखने के लिए बाजार पहुंचे कि उनके निर्देश के मुताबिक पहरेदारी का काम बाजार में हो रहा है या नहीं। बनियों को चड्डी पहनकर सिर में पाजामा बांधे पहरा देते देखकर अकबर चकित रह गए। उन्होंने बनियों के प्रधान को बुलवाकर पूछा, यह पहरा देने का कौन सा तरीका है? बनियों के प्रधान ने कहा, जहांपना, हम अनाज तौलने का तरीका तो जानते हैं, पहरेदारी का नहीं। इसलिए जैसे समझ में आया वैसे पहरा देने आ गए। और यह नारा क्यों लगा रहे हो? अकबर ने पूछा। प्रधान ने कहा, जहांपना, जिंदगी में हमने एक मच्छर भी नहीं मारा। पहरा देते समय चोरों से सामना होने का डर था, इसलिए हमने खूब सोच समझकर चोरों को डराने के लिए यह नारा बना लिया। हमारा विश्वास है कि चोर हमारे नारे से डर जाएंगे और भाग जाएंगे। उसके जवाब से अकबर को हंसी आ गई। हंसते हुए उन्होंने प्रधान से कहा, अब कल से तुम लोगों को पहरा देने की जरूरत नहीं। पहरेदारी से मुक्ति मिल जाने के बाद बनियों ने बीरबल से जाकर भेंट की और अपना आभार जताया। एक बार की बात है, मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहां एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया और बोला, महाराज न्याय करो, मुझे इंसाफ चाहिए। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले कि क्या हुआ? किसान बोला, महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया और अब मैं अकेला रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। इसलिए एक दिन मैं काजी साहब के पास गया। उन्होंने मन की शांति के लिए मुझे यहाँ से काफी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी बात से प्रभावित होकर मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन साथ ही मुझे इतने वर्षों तक मेहनत करके कमाए सोने के सिक्कों के चोरी होने की चिंता सताने लगी। जब मैंने यह बात काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वह सोने के सिक्कों की सुरक्षा करेंगे और उसके वापस आने पर लौटा देंगे। इस पर मैंने सभी सिक्के एक थैली में डालकर उन्हें दे दिए। एहतियात के तौर पर काजी साहब ने मुझे थैली पर मुहर लगाने को कहा। बादशाह अकबर बोले, अच्छा तो फिर क्या हुआ? किसान ने कहा, महाराज मैंने मुहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन करने यात्रा पर चला गया। फिर जब कुछ दिनों बाद वापस आया तो काजी साहब ने थैली वापस दे दी। मैं थैली लेकर घर लौटा और उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह पत्थर थे। मैंने इस बारे में काजी साहब से पूछा तो उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हो। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और मुझे मार मार कर वहां से भगा दिया। किसान ने रोते हुए कहा, महाराज मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर बस वही सोने के सिक्के थे। मेरे साथ न्याय करें महाराज। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली लेकर उसे अंदर से देखा और महाराज से थोड़ा सा समय मांगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल को 2 दिन का समय दिया। घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा, इसे अच्छे से रफू करवा कर लाओ। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ देर बाद उसे रफू करवाकर वापस आ गया। बीरबल कुर्ते देखकर खुश हो गए। कुर्ता इस प्रकार से रफू किया गया था कि मानो फटा ही न हो। यह देखकर बीरबल ने नौकर से उस दर्जी को बुलाकर लाने को कहा। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को लेकर आ गया। बीरबल ने उससे कुछ पूछा और वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे और सैनिक से काजी व किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक काजी व किसान को साथ ले आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिक से दर्जी को भी बुलाने के लिए कहा।
यह सुनते ही काजी के होश उड़ गए। दर्जी के आते ही बीरबल ने उससे पूछा, क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था? तब दर्जी ने कहा, कुछ महीने पहले मैंने इनकी सिक्कों वाली थैली को सिया था। इसके बाद जब बीरबल ने जोर देकर काजी से पूछा तो उसने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा, महाराज, मैं एक साथ इतने सारे सोने के सिक्के देखकर लालची हो गया था, मुझे माफ कर दो। बादशाह अकबर ने काजी को आदेश दिया कि वह किसान को उसके सोने के सिक्के लौटाए और साथ ही काजी को 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद एक बार फिर सभी ने बीरबल की बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। सीख, कभी लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी के साथ धोखा करना चाहिए। गलत काम के बदले एक न एक दिन सजा जरूर भुगतनी पड़ती है। दिल्ली नगर व्यापारों का केंद्र था, इसलिए वहां बहुतेरे व्यापारी बसते थे। घी के 2 व्यापारियों में कुछ अनबन हो गई, इसलिए उनमें का एक व्यापारी बादशाह के पास पहुंचकर बोला, पृथ्वीनाथ, अमुक व्यापारी मुझसे 1000 रुपया कर्ज लेकर अब देने से ही लाहवाली करता है। उसकी नीयत रुपए देने की नहीं है। बादशाह अकबर ने न्याय के लिए उसका अर्जी दावा बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने उसे पढ़कर दूसरे व्यापारी को तलब किया। जब वह आया तो पहले व्यापारी का अभिशाप पढ़कर सुनाया। तब वह व्यापारी बोला, हुजूर को मालूम हो कि हम दोनों एक ही चीज के व्यापारी हैं। इससे व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण वह मुझसे बुरा मानता है और मेरे व्यापार में धक्का पहुंचाने की नीयत से आपके पास झूठा अर्जी दावा लेकर आया है। इसकी जांच कराने पर आपको स्वयं झूठ सच का पता चल जाएगा। इस संबंध में मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। बीरबल ने उसकी बात मानकर उसको घर जाने की मोहलत दी। फिर पहले व्यापारी को बुलाकर बोला, इस मामले में आपको अभी खामोश रहना पड़ेगा। समय पाकर मैं इसका उचित न्याय करूंगा। अभी आप इस ढंग से रहें मानो कुछ हुआ ही नहीं है। वह बीरबल की बात मानने को लाचार था, चुपचाप अपने घर चला गया। व्यापारियों के झगड़े का न्याय करना बीरबल को याद रहा। सोचते सोचते एक दिन उसे एक नई युक्ति सूझी। बाजार से 4 घी से भरे कुप्पे मंगवाए गए, जिनमें कुछ अपना अलग अलग निशान बनाकर 2 कांस कुप्पों में एक एक मोहरें डाल दी। फिर दोनों व्यापारियों को बुलवाकर बोला, देखो, यह 4 घी के कुप्पे मेरे पास बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। अब इनके नष्ट होने का भय है। तुम दोनों इसमें से एक एक कुप्पा अपने साथ ले जाओ। बाकी 2 कुप्पे मैं दूसरे व्यापारियों के हाथ बेच दूंगा। कुप्पों को बाजार में उचित दाम पर बेचकर जो मिले उसमें से अपना नफा निकाल शेष मूल्य मेरे हवाले करना। वादी ने तो कुछ इतराज न किया, परंतु दूसरा व्यापारी यानी प्रतिवादी बोला, दीवान जी, इतने थोड़े घी के लिए 4 व्यापारियों का क्या काम है? आप एक ही को चारों सुपुर्द कर दें। वह बेचकर सबका मूल्य एकमुश्त अदा कर देगा। बीरबल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिए सभी समान हैं और हमें सबका ध्यान है। तुम एक एक कुप्पे अपने साथ ले जाओ, बाकी मैं दूसरों के हवाले करूंगा। बीरबल उन दोनों को दोनों गुप्त निशान वाले कुप्पे देकर विदा किया। घी कुछ बिगड़ा हुआ था। व्यापारियों ने सोचा कि बिना तपाए इसका ऐब दूर न होगा, इसलिए पहले व्यापारी ने कुप्पे को तपाना शुरू किया। जब घी पिघल गया तो उसे एक बड़े कराह में छोड़कर खराया। जब उसकी मर्जी के मुवाफिक घी एकदम तैयार हो गया और उससे सुगंधी आने लगी तो उसने फिर घी को उसी कुप्पे में भरना प्रारंभ किया। जब घी पेनी में पहुंचा तो किसी चीज के खड़कने की आवाज सुनाई पड़ी। उसे बाहर निकाल कर देखा तो वह अकबरी मुहर थी। व्यापारी मन में सोचने लगा, यह मुहर बीरबल की है, भूल से इसमें आ पड़ी है। उसकी वस्तु उसी को देना मुनासिब है।
व्यापारी मुहर को लेकर बीरबल के पास पहुंचा और उसकी मुहर उसे देकर अपने घर लौट आया। बीरबल मुहर पाकर सोचने लगा, यह व्यापारी सच्चा है। दूसरे व्यापारी के कुप्पे से भी उसी प्रकार मुहर निकली, परंतु उस लालची को सोना देखकर लोभ समा गया। वह मुहर को अपने जेठे पुत्र को देकर बोला, इसको यत्न से अपने पास रखो, जरूरत पड़ने पर मुझे लौटा देना। इधर जो 2 कुप्पे बिना अशर्फी के थे, दूसरे 2 व्यापारियों को देकर बीरबल बोला, इसे बेचकर चौथे दिन सबके साथ मूल्य लेकर हाजिर होना। इस प्रकार यत्र तत्र कुप्पों को बेचने और धन संग्रह करने में चारों व्यापारी जा लगे। जब रुपया जमा करने की निश्चित तिथि आई तो वे सब बिक्री के रुपए लेकर बीरबल के पास आए। बीरबल ने 3 व्यापारियों का द्रव्य सहेज लिया। जब चौथे प्रतिवादी की बारी आई तो उसका द्रव्य सहेजते हुए बोला, तुम्हारे कुप्पे में अन्य व्यापारियों से अधिक घी था, यानी 3 में तो 1 मन था, परंतु तुम्हारे कुप्पे में 1.25 मन था। बीरबल की यह बात सुनकर प्रतिवादी घबरा गया और बोला, हुजूर क्या कह रहे हैं? मेरे कुप्पे में भी 1 ही मन था। गरमाते और तौलते समय उस जगह मेरे घर के और प्राणी भी मौजूद थे। आपको विश्वास न हो तो उनको बुलवाकर जांच कर लें। घी की वजन सबके सामने की गई थी। बीरबल अपने एक सेवक के कान में कुछ समझाकर बोला, तुम उसके लड़के से जाकर कहो कि तुम्हारा बाप कुप्पे से निकली अशर्फी को तुरंत मांग रहा है। तुम उसे अभी लेकर मेरे साथ चलो। वह कर्मचारी जाकर व्यापारी के लड़के से बोला, तेरा पिता बादशाह अकबर की सभा में बैठा है, घी के कुप्पे से निकली अशर्फी लेकर तुझे बुलाया है। लड़का साथ हो लिया। अपने पुत्र को एकाएक दरबार में उपस्थित देख व्यापारी चिंताग्रस्त हुआ, परंतु विवश था। बीरबल के सामने उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। बीरबल ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुहर लेकर आए हो? जी हाँ, कहते हुए लड़के ने पिता के सामने ही मुहर को बीरबल के हवाले किया। बीरबल ने कहा, वाह क्या खूब, यह तो 1 ही मुहर है और तुम्हारा पिता बतलाता था कि उस घी के कुप्पे से इसी तरह की 4 मुहरें निकली हैं। लड़का बाप की तरफ देखकर बोला, पिताजी 4 मोहरें कब निकली थीं? आपने तो मुझको यही 1 मुहर दी थी न? पिता इशारे से पुत्र को दबाते हुए बोला, भला यह तू क्या कहता है? कुप्पे से कब मुहर निकली थी? लड़का बेचारा भला अपने बाप की मंशा क्या जानता था। उसने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, क्यों पिताजी? जब घी का कुप्पा तपाया जा रहा था तो उसमें से 1 ही अशर्फी निकाली थी न? बाप बोला, लोग अपने ही से हारते हैं। फिर बाप ने गुस्सा मन से मार कर कहा, तू इतना बड़ा हुआ परंतु अभी तक तुझमें किसी बात की समझ न आई। भला तू मेरे व्यापार को कैसे कायम रखेगा? इसी तरह बाप बेटे में कुछ देर तक गपड़चौथ होती रही। तब बीरबल बोला, यह तुम्हारा घरू चरखा फिर चलता रहेगा। अब साफ साफ बयान करो कि तुम्हें मुद्दई का रुपया देना मंजूर है या नहीं। बीरबल की बात का मुद्दालेह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब भीतर से चिढ़कर बीरबल बोला, तू अब पट्टी पढ़ाकर मुझे धोखा नहीं दे सकता। जब 1 मुहर के लिए ईमान छोड़ रहा है तो भला 500 की गठरी कब न दबाना चाहेगा। बीरबल तो इतना कह गया, परंतु व्यापारी को जू तक न रेंगी। इसकी धृष्टता देखकर बीरबल एकदम खिजला गया और एक सिपाही को तुरंत आज्ञा दी, इस झूठे को अभी 100 कोड़े लगावो। सिपाही कोड़ा लेकर मारने को उद्यत हुआ। इस बीच व्यापारी का लड़का फिर बोल उठा, वाह पिताजी, अभी उस दिन तो आप स्वयं कह रहे थे कि इस महाजन का मुझे 500 का ऋण चुकाना है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। इस समय रुपए मेरे पास मौजूद हैं, किसी दिन चुका दूंगा। तब आप उन रुपयों को इसे क्यों नहीं दे देते? लड़के की सभ्यता देखकर बाप ने हार मान ली और बीरबल के सामने उन रुपयों को चुका देना स्वीकार किया। किसी ने सत्य कहा है, मार के आगे भूत भागता है। न 100 कोड़े की नौबत आती न रुपया बरामद होता।
बीरबल ने तत्क्षण मुद्दई के रुपयों को दिलवा दिया और प्रतिवादी मुद्दालेह को सजा देकर रुपया मारने के अपराध में जेल भेज दिया। मुद्दई अपना धन पाकर बड़ा हर्षित हुआ और बीरबल के न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। फिर बीरबल अन्य व्यापारियों को चिताकर बोला, यहाँ पर आप लोग अधिकतर व्यापारी ही उपस्थित हैं। सबको उचित है कि ईमानदारी का सौदा करें। बेईमानी करने के पहले तो भला मालूम होता है, परंतु उसका परिणाम बुरा निकलता है। यह लड़का अभी तक बड़ा ईमानदार है। यदि इसको बुरों की सुहबत न होगी और बाप का असर न आएगा तो आगे चलकर इसका व्यापार तरक्की पर रहेगा। फिर लड़के को चिताकर उसे सदैव सच बोलने की शिक्षा देकर विदा किया। अन्य तीनों व्यापारी भी बीरबल की आज्ञा पाकर घर लौट गए। दिल्ली शहर में एक सनातनी धनवान रहा करता था। उसके कुकृत्यों से अक्सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, परंतु वह धनाढ्य किसी की एक न सुनता। वह हमेशा गुप्त रूप से मनमानी किया करता था, परंतु ऊपर से अकबर के भय से भलामानस बना रहता। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। एक चित्रकार को बुलवाकर उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दी। उससे पहले ही ऐसी शर्त तय करा ली कि अगर चित्र बनाने में बार भर भी अंतर पड़ेगा तो पुरस्कार नहीं दिया जाए। दोनों की आपस में लिखा पढ़ी हो गई। वह घर जाकर बड़ी सावधानी से चित्र बनाने लगा। चित्र बनकर तैयार हो गया तो उसे लेकर धनवान के पास पहुंचा। जब उसके आने का समाचार नौकरों ने दिया तो वह अपनी सूरत बदलकर उसके सामने आया। उसे देख बेचारा चितेरा दंग हो गया। उसके मुख से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं निकलता था। लाचार दूसरा चित्र फिर से बना लाने की प्रतिज्ञा कर घर लौट गया। नए स्वरूप का जब दूसरा चित्र बनाकर ले गया तो फिर उस रईस ने अपना आकार बदलकर उसमें अंतर दिखलाया। इसी प्रकार चित्रकार ने क्रमशः 5 चित्र बनाकर तैयार किए, परंतु रईस की धूर्तता के कारण कोई चित्र भी उसके चेहरे से न मिल सका। अंत में चित्रकार को उसकी ठगी पर संदेह हो गया और वह उससे अपना पुरस्कार मांगने लगा। रईस उसे फटकारता हुआ बोला, तू इतना भी समझदारी नहीं रखता। जब मेरे अनुकूल चित्र ही नहीं बना सकता तो फिर पुरस्कार किस बात का लेगा। नाहक इसी विरते पर अपने को चित्रकार बतलाकर लोगों को ठगता है। सीधे यहां से चला जा, नहीं तो मैं तेरी धूर्तता का भली भांति बदला चुकाऊंगा। गर्जे इसी प्रकार दोनों के दरमियान देर तक तू मैं हुई। फल कुछ न निकला। लाचार होकर बेचारा चित्रकार बीरबल की शरण में गया। अपना सारा समाचार कहकर बीरबल को 5 चित्रों को दिखलाया। सब बातों को देख सुनकर बीरबल ताड़ गया कि उस रईस ने इस बेचारे को ठगा है। उसको स्वरूप बदलने की विद्या हासिल है, जिस कारण इसे सहज में ही ठग लेता है। बीरबल बोला, यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हें अवश्य लाभ होगा। चित्रकार सहमत हो गया। बीरबल ने कहा, बाजार से एक अच्छा शीशा खरीद लावो। फिर 2-3 दिनों के पश्चात उसे लेकर उस रईस के पास जाना। साक्षी के लिए गुप्त रूप से मेरे 2 कर्मचारी तुम्हारे साथ रहेंगे। उससे जाकर कहना कि इस बार मैं आपका उत्कृष्ट चित्र खींच लाया हूं। जब देखने को मांगे तो वही शीशा उसके सामने रख देना। उसे शीशे में छाया चित्र दिखेगा जो उसका ही होगा। साथ ही शीशे में वह अपना स्वरूप बदल न सकेगा और इस भांति आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा, कारण कि दर्पण में उसका तात्कालिक स्वरूप भासित होगा। कई दिनों का अंतर देकर चित्रकार बाजार से एक हलब्बा शीशा खरीद लाया। फिर गुप्तचरों के साथ रईस के घर गया और उससे मिलकर बोला, महाशय जी, इस बार मैं बहुत होशियारी से आपका चित्र बना लाया हूं। आशा है कि मेरे इस कठिन परिश्रम से आप खुश होंगे। ऐसी चोखाई की बातें करते करते दर्पण रईस के सामने रख दिया और उसे शीशे में छाया चित्र दिखाया जो उस धनाढ्य का ही था। धनाढ्य बोला, वाह क्या खूब!
यह मुझे आईना क्यों दिखला रहा है? वह चित्र दिखला जिसकी तूने अभी इतनी प्रशंसा की है। चित्रकार ने उत्तर दिया, महाशय जी, यही आपका तद्रूप चित्र है। तब तो रईस के कान खड़े हो गए और वह अपनी ठगी छिपाने के लिए उससे बोला, तुझे मैंने अपना चित्र बनाने को भला कब कहा था? चित्रकार ने कहा, आप बात क्यों पलटते हैं? आपके आर्डर से मैंने बारी बारी 5 चित्र बनाकर दिखलाया, परंतु हर बार आपने नापसंद कर मुझे कोरा लौटा दिया। अब इस बार इतनी कतरब्योत कर बना लाया तो नकारने पर कटिबद्ध हुए हो। यह नहीं होने का। मेरे आपके बीच जो शर्तें पहले निश्चित हो चुकी हैं, उसे पूरी कीजिए। रईस ने देखा कि यह तो अच्छी बला लेकर आया है, इसे मूर्ख बनाकर ठगना चाहिए। वह एकदम न कर गया। तब बीरबल के गुप्तचर बोले, आपको बादशाह अकबर के पास चलना पड़ेगा। आपने इससे 6 बार चित्र बनवाया और रुपया एक भी नहीं दिया। अब तुम्हारी ठगी नहीं चलने की। रईस आंख दिखलाता हुआ उत्तर दिया, वाह, अच्छे आए। तुम मुझे दरबार में ले जाने वाले कौन होते हो? तब गुप्तचरों ने अपना असली लिबास खोलकर दिखलाया। रईस का होश ठिकाने आ गया और विवश होकर चित्रकार को रुपए देने पर उतारू हुआ। मामला बढ़ चुका था, इसलिए सिपाहियों ने उसे ऐसा न करने दिया और पकड़कर बीरबल के पास ले गए। बीरबल तो उसके ठगी का हाल पहले ही सुन चुका था। जब वह आया तो उससे बहुतेरा प्रश्न उसी संबंध का किया, परंतु वह उन प्रश्नों का एक भी उचित उत्तर न दे सका। बीरबल ने उसे 10 मिनट में सोचकर उत्तर देने की आज्ञा दी। फिर भी कुछ न बोला। बोलता कहाँ से? कहीं बालू पर भीत उठाई जा सकती है। बीरबल ने सिपाहियों को कोड़े लगाने की आज्ञा दी। वे पास ही में उपस्थित थे। हुक्म पाते ही कोड़ा लेकर आगे आए। कोड़ा देखते ही रईस का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना दोष स्वीकार कर लिया। बीरबल ने उसे कठिन दंड देकर जेल भेज दिया।